Hey everyone, how are you all? Welcome back to the Innovative Wits. And today we are starting another topic from the history of English literature, the Victorian age or the Victorian era. So first of all, we need to know that this era or this age was a time period of Queen Victoria. तो 1837 टू 1901 के अंदर हम विक्टोरियन एज को काउंट करते हैं हिस्ट्री में। बात करते हैं इस एरा के बारे में, इसका टाइम पीरियड क्या था और ऑल द हिस्ट्री अबाउट इट। सो इन इंट्रोडक्शन आई वुड से द विक्टोरियन एरा वाज द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरिया। जो क्वीन विक्टोरिया थी, उनका जो रेन था, लाइक व्हेन शी वाज अ क्वीन ऑफ ब्रिटेन, तो ये जो टाइम पीरियड है वो है 1837 टू 1901। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं एज की। तो एज का मतलब क्या होता है, यदि हिंदी में मैं क्लियर करना चाहूँ तो काल या युग या किसी का टाइम पीरियड। जैसे हम हमारी फैमिली में देखते हैं कि दादाजी का टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम का जो सिस्टम होता है वो बिल्कुल अलग होता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती है चीज़ें। और अब जब वो नहीं है तो उसके बाद जो हमारा लाइक फादर की एज समझ लो, उस टाइम पीरियड में सिनेरियो डिफरेंट होता है। तो सेम ऐसे ही एक राजा या एक रानी का जो एरा होता है, जैसे ब्रिटेन की बात करो तो ब्रिटेन एक बहुत ही बड़ी टेरिटरी लेके था। यानी आपको आपने देखा होगा कि बहुत सारी कॉलोनीज बनाई थी, और ये वो टाइम है जब आपको पता हो कि इंडिया भी ब्रिटेन का एक कॉलोनी था। तो इस तरह से ब्रिटिश एम्पायर जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका था ऑलरेडी। और विक्टोरियन एज जो कि 1837 टू 1901 हम इसलिए कहते हैं क्योंकि 1837 को जो क्वीन विक्टोरिया थी वो अ, उनको रानी बनाया गया था, जिनकी डेथ 1901 में हुई थी। तो ऑलमोस्ट 63 इयर्स तक उन्होंने एज अ क्वीन राज किया। और ये जो 63 इयर्स थे, ये कहा जाता है कि लाइक कहा क्या जाता है, लाइक एक्चुअली इट इज द लॉन्गेस्ट एरा ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो इसको हम ब्रिटेन का सबसे बड़ा एरा या सबसे बड़ा एज कहेंगे। एरा इन द सेंसेस सबसे ज्यादा बड़ा काल रहा है विक्टोरियन एरा को हम कहेंगे, या विक्टोरिया जो क्वीन है उनका एज। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में ही वो रानी बन गई थी। रीजन बीइंग, उनके फादर थे प्रिंस एडवर्ड, जिनकी डेथ 1820 में हो गई थी। इनके जो बच्चे थे, यानी कि जितने भी बॉयज थे, वो दे वर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू बी द किंग। और इस वजह से रानी जो थी यानी कि क्वीन विक्टोरिया को सिर्फ 18 इयर्स की एज में ही वहां पे क्वीन बना दिया गया था। एंड उनके नेचर की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा मैनर्ड, कह सकते हो कि बहुत ही सिंपल एंड सोबर, वैसी वो महारानी थी। एंड वॉज ग्रेसफुल एंड सेल्फ अस्योर्ड। शी ऑल्सो हैड अ गिफ्ट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग। उनको ड्राइंग और पेंटिंग बहुत पसंद थी, इवन रीडिंग ऑल्सो। उनको रीडिंग भी बहुत पसंद थी। ठीक है, तो ये उनकी हॉबीज में था। नाउ वाई वी आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स, दैट वाई हॉबीज, वाई ड्राइंग पेंटिंग एंड ऑल, क्योंकि जो क्वीन की चॉइसेस होंगी उसके कार्यकाल के अंदर या उसके टाइम पीरियड के अंदर उन चीजों को ज्यादा सपोर्ट दिया जाएगा। तो इसीलिए ये जो एज है विक्टोरियन एज, उसमें कह सकते हो कि आर्ट को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। ठीक है, फिर इनके जो हस्बैंड थे प्रिंस एल्बर्ट, ये इनकी डेथ हुई थी 1861 में। तो क्वीन विक्टोरिया की शादी हो गई थी अराउंड we can say 1840, सॉरी, यस इट इज 1840। 1840 में क्वीन विक्टोरिया की शादी हो गई थी इनसे, प्रिंस एडवर्ड से। और उनकी डेथ 1861 में हो चुकी थी। ओके, तो ये जो टाइम पीरियड है अराउंड 1861, और इसी टाइम पीरियड में एक एलिजी लिखी गई थी। उस एलिजी को पढ़ के शी वॉज लाइक बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि उसी टाइम वो बहुत लोनली फील करती थी और बहुत टाइम तक उन्होंने अपने आप को अंदर बंद कर लिया था। बहुत ज़्यादा वो सोशल नहीं होती थी। ओके, तो 19th सेंचुरी का जो एरा है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। ओके, द 19th सेंचुरी एरा इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये सेंचुरी कौन सी थी। यदि हम कहें कि ये 1837 टू 1901, कोई भी एज जो है वो एक दिन में नहीं आती है, क्योंकि कह सकते हैं कि हमने इससे पहले देखा था कि रोमांटिक एरा था। तो रोमांटिक एरा से लेके और जो विक्टोरियन एरा है,
उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है, इट्स जस्ट लाइक चेंजेस आ रहे होते हैं, सडन वो चीजें नहीं बदलती, यानी कि रोमांटिक से सडन चीजें विक्टोरियन में नहीं आती है। क्वीन विक्टोरिया का जो मेन टाइम पीरियड था लाइक 1837 टू 1901, उसको हमने विक्टोरियन एरा काउंट किया, लेकिन देखा जाए तो 1820 के बाद से ही वो एरा आ चुका था। ओके, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको यही चीज याद रखनी, 1837 टू 1901। Okay, why we are studying this in history, in English literature? Because इससे आपको पता चलता है कि उस टाइम के राइटर्स कैसे थे, पोएट कैसे थे, किस तरह की राइटिंग लिखते थे। क्योंकि एक एरा का या एक एज का के अंदर कुछ चीजें होती है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, आर्ट एंड कल्चर। ओके, वहाँ की जो किंगशिप होती थी वो कैसी थी। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो देखी जाती है उस एज के अंदर, और उसी से जो हिस्ट्री में लिटरेचर को देखा जाए तो लिटरेचर उसी से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब हम बात करें इस एज की, तो जो विक्टोरियन एज आती है उस टाइम तक ब्रिटेन जो है वो काफी डेवलप्ड हो चुका होता है। यानी कह सकते हो कि ब्रिटेन जो था वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था। कैसे? रूरल एग्रीकल्चर सोसाइटी से अर्बन इंडस्ट्रियल में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। ओके, तो जो कि बताते हैं पूंजीवादी और जो लाइक द डिफरेंस बिटवीन द टू, द बिग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। ओके, तो ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें इंडस्ट्रीज थी, पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक एंड मिलिट्री चेंज इन यूके। ओके, सो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, इंडस्ट्रीज बन रही थी, यानी कि जो पहले लैंड पर डिपेंडेंट होते थे वो अब इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे थे। दूसरा, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो भी काफी नया हो चुका था। और आप कह सकते हो कि साइंटिफिक चेंजेस एंड मिलिट्री चेंजेस, मिलिट्री से रिलेटेड चेंजेस भी उस टाइम पीरियड में आ गए थे, कहाँ? ब्रिटेन में। एंड वॉज मार्क्ड एज अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इस टाइम तक आते आते ब्रिटिश एम्पायर का बहुत ही ज्यादा एक्सपेंशन हो चुका था। ओके, तो एक बड़ा एम्पायर ये बन चुका था जिसकी क्वीन थी विक्टोरिया। ओके, और देखा जाए तो चेंजेस भी काफी आ गए थे, क्योंकि इससे पहले जो रोमांटिक एरा के जो पोएट्स और हम सब ने हमने देखे हैं वो कैसे थे, बहुत ज्यादा इमोशनल थे, इमोशंस की बात करते थे। अब यहाँ पर साइंस, फैक्ट्स की बात होने लगी थी, बिकॉज दे हैव चेंज्ड नाउ। देयर वॉज एन इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। ठीक है, धर्म और साइंस, इन दो के बीच में मिस्टिसिज्म एंड रैशनलिज्म, है ना, मिस्ट्री और तर्कवाद, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंसेस आने लगे, यानी कि तर्क चलने लगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे। ठीक है, कोई कहता रिलीजन बड़ा है, कोई कहता नहीं साइंस बड़ा है। ओके, तो क्या हुआ था इसी टाइम पीरियड में, डार्विन की थ्योरी आपने पढ़ा होगा, चार्ल्स डार्विन को, जब आप साइंस में थे 9th 10th या जब भी कभी, तो डार्विन ने एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, आई थिंक उत्परिवर्तन का सिद्धांत या कुछ हिंदी में बोलते हैं उसको, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम ये जो ह्यूमन बीइंग है या फिर जो भी जीव है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। हम मानते हैं कि हमें भगवान ने पैदा किया है, लेकिन डार्विन ने कहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ओके, तो ये चीज उन्होंने, जहां बाइबल, एक तरफ बाइबल जो कहता है कि एडम और ईव के डिसेंडेंट हैं हम लोग, एडम और ईव से बने हैं, दूसरी तरफ डार्विन कहते हैं कि नहीं नहीं, एडम ईव या भगवान ने हमें नहीं बनाया है, इंसान जो है इंसानों से ही बने। तो इस तरह से ये दो डिफरेंट लाइक साइंटिफिक फैक्ट्स एंड रिलीजियस फैक्ट्स, इन दो चीजों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ उस टाइम में। तो आप देख सकते हो कि उस तरह उस टाइम के लोगों की या फिर जो पोइट्स या राइटर्स हैं उनके थॉट्स काफी डिफरेंट थे फ्रॉम द अदर वन। ओके, तो बात करते हैं हम उस टाइम पीरियड के जितने भी राइटर्स थे, पोएट्स थे, उनके बारे में। ओके, तो एक एक दो क्वेश्चन और इनमें बनते हैं बिफोर वी स्टार्ट विद जॉन स्टुअर्ट मिल। I would say that as we know that this was the period of industries, this was the period of political and economic changes, scientific, military changes. Okay, तो इसी टाइम में क्या हुआ कि 1876 में जो क्वीन थी, क्वीन को एक टाइटल दिया गया था, उस टाइटल का नाम था जो हमारे पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ, टाइटल ऑफ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया।
ये टाइटल उनको दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखना. This was an important. Queen Victoria got the title of the Empress of India in 1876 from British Parliament. Okay, तो इंडिया में भी you know that 19th century was the period like हम ब्रिटिश कंट्रोल में थे इंडिया. ओके, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट टाइमलाइन हमने देखी. अब हम बात करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल की, जो कि 1806 से 1873 तक उनका टाइम पीरियड रहा है. यानी कि आपको ये चीज तो याद नहीं करनी है, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यू शुड नो दैट दिस इज अ विक्टोरियन एज का ऑथर. एंड ही वॉज अ फिलोसफर जिन्होंने दो तरह के आइडियाज को क्रिएट किया या जन्म दिया. पहला था यूटिलिटेरियनिज्म, जो कहता है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ मोरल एक्शन वाज टू ब्रिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ पीपल. ठीक है, तो मोरल एक्शन, कोई भी काम करने का जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, वो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा करना. ठीक है, तो ये तो हुआ यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी. दूसरा उन्होंने दिया लिबरलिज्म. ठीक है, लिबरलिज्म का आइडिया क्या कहता है कि गवर्नमेंट्स हैड द राइट टू रेस्ट्रिक्ट द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली व्हेन दोज एक्शन हार्म अदर. लिबरलिज्म कहता है, लिबर्टी से बना हुआ है कि लिबर्टी मतलब फ्रीडम. तो गवर्नमेंट को जो है ना, वहां के लोगों को, इंडिविजुअल्स को ये फ्रीडम देनी चाहिए कि वो तब तक उनको आप मत रोको, रेस्ट्रिक्ट मत करो जब तक वो कोई काम कर रहे हैं वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा हो. ठीक है, तो जब तक वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तब तक आप उन्हें मत छेड़ो. And that society should use its collective resources to provide for the basic welfare of others and encourage equal rights for women. ठीक है, तो लिबरलिज्म ने और क्या बताया कि सोसाइटी जो है इनको दूसरों के भले के लिए कलेक्टिव रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए. ठीक है, एक साथ मिलके काम करना चाहिए. और इवन उन्होंने इक्वल राइट्स फॉर वुमेन की भी बात कही कि वुमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. आपने देखा होगा कि इंडिया में भी उस टाइम में काफी रिफॉर्म्स आए थे. आपने कुछ चार्टर्स पढ़े हो यदि हिस्ट्री में, तो आप देखोगे कि ये जो टाइम पीरियड है इसमें कुछ चार्टर्स आए थे ड्यू टू द चेंजेस इन ब्रिटेन इटसेल्फ. ओके, अब हम बात करते हैं अदर ऑथर्स की. उससे पहले हम बात करेंगे दो थ्योरी जो मैंने बताया था. एक तो था साइंटिफिक थ्योरी जिसमें था चार्ल्स डार्विन, जिनका टाइम पीरियड भी यही है 1809 टू 1882, दैट इज द विक्टोरियन एरा. और इन्होंने बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी, कि कौन सर्वाइव करता है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो फिट है वही सर्वाइव करता है. ठीक है, इसके अलावा चार्ल्स लिल ने जो थ्योरी दी थी, ही शोड दैट जियोलॉजिकल फीचर्स ऑन अर्थ हैड डेवलप्ड कंटिन्यूअसली एंड स्लोली ओवर इमेंस पीरियड ऑफ टाइम. उन्होंने जो थ्योरी दी, साइंटिफिक या जियोलॉजिकल थ्योरी दी, उन्होंने कहा कि ये जो अर्थ है उसके ऊपर जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, या फिर वैलीज हैं, या फिर कहीं पे प्लेटो है, ये सब एक दिन में नहीं बने बल्कि स्लोली स्लोली ओवर इमेंस पीरियड ऑफ टाइम, बहुत टाइम से बने. तो उसी टाइम पीरियड में इस तरह की थ्योरी भी आई. इससे पहले सब कुछ रिलीजियस, चर्च, गॉड, ये सब था. अभी क्या हो गया, चेंजेस आ गया, साइंस आ गई, लॉजिक आ गया. ठीक है, तो यू कैन सी द चेंजेस. रिलीजन भी है बट फैक्ट्स और रीजंस भी है. ठीक है, तो ये जो बड़ी बड़ी थ्योरीज जो मैं आपको बता रही हूँ, दे वर ऑल्सो देयर एट द सेम टाइम. ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट द ऑथर्स, जिसमें दो तरह के, एक होते हैं नॉवलिस्ट और दूसरे होंगे जिन्होंने पोइट्री लिखी थी. तो मैं बेसिकली कुछ इस तरह की राइटिंग उस टाइम पे थी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की. ओके, before talking about the writers, we need to talk some other topics also. हर्बर्ट स्पेंसर जो है, ही अप्लाइड डार्विनिज्म टू ह्यूमन सोसाइटी. डार्विन का जो फिटेस्ट वाला जो थ्योरी था, उनको हर्बर्ट स्पेंसर जो है, इन्होंने ह्यूमन सोसाइटी पे अप्लाई किया. आपने पढ़ा होगा, ही इज ऑल्सो अ फिलोसोफर. एज इन नेचर सर्वाइवल प्रॉपरली बिलोंग्स टू द फिटेस्ट, दोज मोस्ट एबल टू सर्वाइव. उन्होंने कहा कि नेचर में या अर्थ पर केवल वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो कि फिट है. ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा, जो फिट होता है, स्ट्रांग होता है, इन द सेंस जो इजीली सारी चीजें झेल लेता है, वही सर्वाइव करता है, बाकी लोग नहीं करते हैं. सोशल डार्विनिज्म वाज यूज्ड बाय मेनी विक्टोरियंस टू जस्टिफाई
सोशल इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन रेस, सोशल इकोनॉमिक क्लास और जेंडर। जब बात की गई कि इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी इन द रेस, इक्वालिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक क्लास और जेंडर, तब कई लोगों ने डार्विन का जो ये फॉर्मूला था कि जो फिट होता है वही सरवाइव करता है, उसकी बात कही गई। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ जो कि 18th सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट थे। ओके, ही हेल्ड द बेस्ट गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी वाज टू लीव द मार्केट अलोन। उन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसी दी है वो ये पॉलिसी दी थी कि मार्केट को आप फ्री छोड़ दो। ओके, एंड टू फॉलो अ लेजीज फेयर और लेट इट बी पॉलिसी ऑफ लिटिल और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, मार्केट वालों को फ्री छोड़ दिया जाए, जिसको आप फ्री ट्रेड कहते हैं। ओके, तो ये एडम स्मिथ की थ्योरी थी। तो आप देखोगे कि इकोनॉमिक थ्योरी, सोशल थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी, ये सारी थ्योरी हमने देखा कि उस टाइम में आई थी। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, जो कि एक विक्टोरियन एरा के ऑथर है। इनका जो 1809 और 1892 का टाइम पीरियड है, इनके ये कुछ राइटिंग्स है जिसमें द मेमोरियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक एलिजी है जो इन्होंने अपने फ्रेंड की याद में लिखी थी। ओके, और यही एलिजी है जिसको क्वीन विक्टोरिया ने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद पढ़ा था अराउंड 1860 आफ्टर 1861। ओके, तो द प्रिंसेस मेमोरियम मोर इनॉक गार्डन, बेसिकली आपको ये सारे जितने भी हैं, दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड अकबर्स टूम, क्वीन मैरी, poems by two brother, these all are very important which you need to know for the exam. ओके, इनमें से क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि ये इनमें से कौन सी विक्टोरियन एरा का की राइटिंग है, या फिर कौन सी है जो टेनिसन ने लिखी है। ओके, so you can take a snapshot of all these important work of Alfred Lord Tennyson and just read twice or thrice, ताकि आपको याद रहे एग्जाम में कि पर्टिकुलर किसकी राइटिंग है और कौन सा टाइम आ रहा है। ओके, नो नीड टू लर्न ऑल दिस, जस्ट ट्राई टू रिमाइंड। देन जॉर्ज एलिट 1810 टू 1880 का इनका टाइम पीरियड था, जो कि सेम विक्टोरियन एरा, एडम बेड, द मेल ऑन द फ्लॉर्स। ओके, दीज ऑल आर लाइफ ऑफ जीसस। ठीक है, ये सारे एलियट के वर्क हैं जो कि इंपॉर्टेंटली आपको लर्न करना है। इसके बाद है चार्ल्स डिकन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके नॉवेल्स अभी भी पढ़ते हैं। सबसे पहला जो इनका नॉवल है वो है पिकविक पेपर्स। बाकी आप सारे ओलिवर ट्विस्ट आपने पढ़ा होगा, क्रिसमस कैरोल, हार्ड टाइम्स, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, दीज ऑल आर म्यूचुअल फ्रेंड, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ओके, डेविड कॉपरफील्ड। तो ये सारे आपको एटलीस्ट चार्ल्स डिकेंस के आपको लर्न कर ही लेने हैं, मतलब 3-4 बार देख लो इनको ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिनका टाइम पीरियड 1812 टू 1889, ये भी विक्टोरियन एरा के पोएट है, सॉरी हाँ पोएट है, एंड दीज ऑल आर हिज इम्पॉर्टेंट वर्क, सो जस्ट ट्राई टू लर्न this one, these two, Dover Beach and Thyrsis, and this ये रिपीट हो गया है। ओके, सो दीज ऑल यू नीड टू रीड, बाकी भी आप रीड कर लो, बट ये जो मैंने टिक मार्क किए हैं ये आप इंपॉर्टेंटली 3-4 बार अच्छे से देख लेना, आपको पता रहे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की। इसके बाद है जॉन रस्किन, 1819 टू 1900 का इनका टाइम पीरियड है, and these are his important work, the seven lamps of architecture, the stone of Venice unto this last, and the two parts. Okay, बाकी सारे भी आपको देखने ही हैं। Take a snapshot of all these and just try to keep it for a long period. Okay, then you have sorry, Matthew Arnold, D.G. Rossetti, the blessed damsel Wordsworth, Eve, the White Ship, Sister Helen Edinburgh, the Horse of Life, Ballads and Sonnets. This is of D.G. Rossetti. तो थोड़ा इनका याद रखना. And Thomas Hardy, very important.
Okay, these all are a changed man, the mayor of Casterbridge यदि आपने पढ़ा हो तो. Okay, a pair of blue eyes, desperate remedies under the greenwood tree, a changed man, the trumpet major, Wessex poems. Okay, these all are from Thomas Hardy. And then you have the Bronte sisters, Emily, Cheryl, and the Anne Bronte. Jane Eyre, जो कि आपने पढ़ा होगा, this is famous. 1860 to 1855 का इनका time period है. These all are her important works. This Wuthering Height and The Tenant of Wildfell Hall. Okay, so these are all are from the Bronte sisters. तो basically आपको क्या क्या लर्न करना है, इनकी वर्क जितने भी मैंने ऑथर्स बताए हैं, इसके अलावा इनकी राइटिंग्स. ओके, बहुत ज़्यादा डीप वो नहीं पूछेंगे, बस आपको इनका टाइम पीरियड और ये सारी चीज़ें लर्न करके रखनी है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द विक्टोरियन एरा. मैंने शॉर्ट एंड स्वीट कवर करने की कोशिश की है क्योंकि आपके एग्जाम में इतना डिटेल नहीं पूछेंगे अकॉर्डिंग टू टीजीटी एग्जाम, बट या we need to cover everything just to prepare well. So thank you so much for watching this video. See you in the next, I think, the romantic or some else. Goodbye.